काशी से पीएम मोदी ने किसानों को दी सौगात, जनता का जताया आभार। बोले मां गंगा ने मुझे गोद लिया, दिन रात ऐसे ही करूंगा काम। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। 2015 में ऐसी ही टिप्पणी कर एआईपीएमटी की थी रद्द। केजरीवाल के घर मारपीट का मामला, स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखी चिट्ठी, मिलने के लिए मांगा वक्त। बिहार के अररिया की बकरा नदी में समाया 12 करोड़ का पुल, उद्घाटन का था इंतजार, 13 साल में तीसरी बार बन रहा था यह ब्रिज। मुंबई में बीच सड़क युवती की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या, आरोपी बॉयफ्रेंड ने 30 सेकंड में किए 15 बार, तमाशा देखती रही भीड़। 9 राज्यों में हीटवेव, यूपी बिहार में गर्मी से 107 मौतें। प्रयागराज देश में सबसे गर्म तापमान 47 डिग्री के पार। ओडिशा में 4 दिन में पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला कोर्ट में है। विभव कुमार को भी जमानत नहीं मिली है। ऐसे में अब स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात का समय मांगा है। राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात का समय मांगा है। तो स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज इस विषय पर इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखकर मिलने के लिए समय मांगा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में पड़ रही भयंकर गर्मी इन दिनों सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। लू के थपेड़ों ने जहां आमजन का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, वहीं कई लोगों को मजबूरन घर से निकलना भी पड़ रहा है। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो इस चिलचिलाती गर्मी में बसों में भी सफर करने को मजबूर हैं। भयंकर गर्मी में हरियाणा रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को अब बड़ी राहत देने का फैसला परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने लिया है। उन्होंने सभी बसों में यात्रियों के लिए पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से गर्मी हीट वेव का प्रकोप पूरे देश के अंदर पड़ रहा है, तो हमें भी लगा कि एक हरियाणा रोडवेज के अंदर जितनी सवारियां सफर करती हैं, उनके सफर में कोई दिक्कत ना आए, कोई बीमारी से परेशान ना हो, कोई लू से परेशान ना हो। तो एक ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए मैंने जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको निर्देश दिए थे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से निर्देशों को लागू कर दिया है। हर बस के अंदर एक ठंडे पानी की व्यवस्था कैंपर के नाते होगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि सवारियों को पानी के नाते कोई असुविधा या कष्ट ना हो। बहुत गर्मी है, पानी जल्दी गर्म हो तो जी, जैसा मैंने बताया कि कैंपर्स का हमने प्रोविजन किया है और कैंपर भी हमने बोला है कि इस तरीके के लिए कम से कम 10-12 घंटे तक आपका जो है पानी का जो टेम्परेचर जो है मेंटेन है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद इनेलो की किरकिरी हो रही है। अभय चौटाला से अब जब पार्टी का सिंबल छीनने को लेकर सवाल पूछा गया तो पत्रकारों पर उखड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कुछ बताया जाता है तुम वही छाप देते हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मनोहर लाल चोर हैं। अभय चौटाला ने नायब सैनी पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नायब सैनी जब मंत्री थे तो वो माइनिंग और मिट्टी की चोरी करते थे। उसके 10 लिखित एफिडेविट अभी भी मेरे दफ्तर में मौजूद हैं। क्या आप पत्रकार उनके खिलाफ लिखने की हिम्मत करेंगे? इस तरह से तो कुछ निर्णय नहीं आती ना, अगर कोई भ्रम में डाल रहा है। अरे तो तुम्हें अक्ल नहीं होनी है कि नहीं है, ये तो बताओ। तुम कैसे कह सकते हो ये बात? तुमने कौन से संविधान पढ़ लिया? तुमने कौन सा इलेक्शन कमीशन का? नहीं, लोग कहते हैं ना जी, लोगों का क्या मतलब है? आपको समझ होनी चाहिए नहीं। आप लिखते हो कि मैं लिखता हूँ? सर आप आराम से बात कर रहे हैं। आराम से कर रहा हूँ, ये कोई गलत तो नहीं है। जो सही बात है वो आपके सामने कह रहा हूँ। नहीं सर, आप कोई भी मीडिया के साथ आप ये थोड़े कि कोई भी बात अपनी मर्जी से, मीडिया को ये छूट किसने देती मेरे भाई कि तुम जो मर्जी हमारे खिलाफ लिख दो और छाप दोगे? आपको भी सोचना चाहिए। सवाल ही पूछ रहे हैं सर आपसे, आपको गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप उन लोगों से पूछो तो सही कि तुम कौन से इलेक्शन कमीशन के कौन से पैरे पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, दिखाओ आप हमें।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। मोगा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर मनरेगा मजदूरों ने धरना दिया है और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरने में पंजाब भाजपा के सेक्रेटरी डॉक्टर हरजोत कमल भी शामिल हुए। डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपा गया। मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि कुछ लोग जो सत्ता के करीबी हैं वे उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने आईडी बंद करवाने के साथ ही काम भी छीन लिया है। मेरा नाम मनिंदर कौर है। मैं सलीना तो साबका सरपंच हाँ। ਅਸੀਂ मनरेगा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇੜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਲੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਜਗਤੀਰ ਹੋਣੀ, ਤਰਸੇਮ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਰਣੇਕ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ नहीं मिल रहा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरदासपुर से है, जहां एसएसपी हरीश कुमार दायमा ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसएसपी ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही संलिप्तता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। आपको बता दें कि एक्शन में आने के बाद एसएसपी ने अब तक 161 अधिकारियों के तबादले किए हैं, 34 को बदलने की सिफारिश भी की गई है। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਡੀਜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एक स्पैसिफिक असी एक स्क्वाड बनाई है, एंटी ड्रग स्क्वाड, जो कि एक इंस्पैक्टर रैंक ऑफिसर के अंडर काम करूगी। ये स्पैसिफिकली ड्रग रिलेटेड जिहड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कंट्रोल रूम ते उन्हां दे खिलाफ जो है एक्टिव होकर काम करूगी। इन्हां दा बेसिक पर्पज़ होगा कि जदों भी कोई कंप्लेंट कंट्रोल रूम तो रिसीव होंदी है जिथे कोई बंदा अनोनीमसली मतलब बिना अपना नाम दसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि वो मुहल्ले दे विच स्ट्रीट पैडलिंग हो रही है या कितने कोई डोर टू डोर जो है 1-to-1 जो है नशा बेच रहा है, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ वेरीफाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिंडोरी को 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाएगा, जहां पर राज्य स्तरीय सिकल सेल दिवस डिंडोरी के चंद्र विजय महाविद्यालय के ग्राउंड में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के आपको बता दें राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के इन नेताओं का आना प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमारे द्वारा जो है जैसे कि गाइडलाइंस में मेंशन रहती है उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है। काफ़ी बल हमको बाहर से मिला है प्रदेश से और हमारा खुद का लोकल बल भी है। 45 गैजेटेड ऑफिसर्स और अन्य सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स मिला के हमारे पास में 800-900 का बल है इस समय शहर में और पुख्ता व्यवस्था लगाई जा रही है और सभी निर्देशों और गाइडलाइंस का पालन किया जाए।
अब रुक करेंगे अगली खबर का बीजापुर से। अगली खबर है जहां बलौदा बाजार में जैत खाम के अपमान तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, विरोध में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय किया धरना प्रदर्शन। विधायक कवासी लखमा और विक्रम मंडा भी मौजूद रहे। विधायक कवासी लखमा ने सरकार पर हमला बोला है और कहा कि एसपी और कलेक्ट्रेट ऑफिस ही नहीं है सुरक्षित। साथ ही पूछा कि सरकारी संपत्ति की क्षति के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सरकारी संपत्ति के क्षति के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी किया। यह अहम खबर आपको बलौदा बाजार से दिखा रहे हैं। बलौदा बाजार में जैत खाम के अपमान और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, विरोध में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया है। विधायक कवासी लखमा भी मौजूद रहे। रुद्रगुरु क्यों गए थे? कांग्रेस वाले क्यों गए थे? अगर समाज का मीटिंग होगा तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की उंगली उठाने के पहले अपना गिरीवाल जाके देखिए। वहां के उस जिला से मंत्री भी है, वहां के रायपुर से राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है। दिन दाड़े जल रहा है तो पुलिस प्रशासन सरकार क्या कर रही थी? ये जनता पूछ रही है, आम आदमी पूछ रहा है, देश के लोग पूछ रहे हैं। इसलिए हम लोग भी इस लड़ाई को हम लोग भी जानना चाहते हैं कि दिन दाड़े इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा कलेक्ट्रेट, इतना बड़ा एसपी ऑफिस कैसे चला? और एसपी ऑफिस सुरक्षित नहीं है, कलेक्टर सुरक्षित नहीं है, और वहां पर कागज हमारा जनता का, आम आदमी का कागज रहता है, वो सुरक्षित नहीं, तो फिर देश में ये सरकार कैसे चलेगा? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बीजापुर से है, जहां राजनाथ गांव जा रहा तेंदुपत्ता से भरा ट्रक को एसडीएम, आरटीओ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। आरोप है कि विभागीय सह पर ठेकेदार तेंदुपत्ता का चोरी कर करोड़ों के राजस्व को चूना लगा रहा था। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार ने तेंदुपत्ता का हजारों बोरी चोरी कर बीजापुर से राजनाथ गांव सहित अन्य जगहों के गोदामों में माल जमा कर रखा है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि कोई गाड़ी जो वन विभाग की जो तेंदुपत्ता है लेके आ रही है, और जो कि बिना टीपी के लिए आ रही है, आप लोगों से संज्ञान में आया तो तत्काल मैं भी मौके पर पहुंचा और फॉरेस्ट के भी अमला यहाँ पर पहुंची हुई है और उस गाड़ी को उसके कागजात को जांच कर रही है, और जो उसमें खामियां अगर होगी उस गाड़ी में या बिना टीपी के चल रही है, उस सबकी जांच होगी और उसमें जो नियमानुसार है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अन्नदाताओं के सामने मौजूदा समय धान बीज को लेकर गंभीर समस्या है, क्योंकि संचालित कृषि केंद्रों से किसानों को गुणवत्ता विहीन बीज बेचे जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के सामने बड़ी परेशानी है। दरअसल पूरा मामला साजा विधानसभा क्षेत्र ग्राम कंदरई का है, जहां पर बहुत से किसानों ने संपदा कंपनी का स्वर्णा धान का पैकेट जो 10 किलो में आता है उसको दुकानों में 80 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। ग्राम कंदई के किसान और किसान नेता जिला पंचायत सभापति गोविंद्र पटेल ने भी इसी बीज को अपने खेत में रोपा। लगाने के लिए महेश कृषि केंद्र देवर बीजा से 12 पैकेट की खरीदारी और नर्सरी में डाली, मगर 12 दिन हो गए, अंकुरण नहीं हुए। इस पर दुकानदार का कहना है कि जो लाट आप लोग को मिला था वो लाट का बीज ही फेल है, आप आकर पैसा ले जाइए, जिससे किसान बहुत परेशान है। धान प्राइवेट दुकानों से धान लिए थे भैया, संपदा कंपनी का सरना धान था। 15-16 दिन हो गया, नर्सरी दी, अभी तक जर्मिनेशन नहीं आया। इसलिए दुकानदारों एवं कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कलेक्टर साहब के पास कार्रवाई के लिए आए थे। कंपनी वाले आप लोग को लालच भी दे रहे थे कि शिकायत मत करो करके? हाँ, पहुंचे थे और फोन भी से संपर्क किए,
हम लोगों ने साफ कह दिया कि हमारा आपने नुकसान किया है, आप हमारे खेत में जाओ और उसको टाइम से जो होता हमारा आज देंगे तो 20 दिन बाद होगा, आप मजदूर की व्यवस्था करके लगवा के दे दो हमको आपसे कोई शिकायत नहीं। डीडी एग्रीकल्चर से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि सीड एक्ट 1983 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसमें ज़िले के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं वो सभी जो खाद बीज केंद्र हैं उनमें निरीक्षण कर रहे हैं। अब तक 136 खाद बीज केंद्रों का निरीक्षण हो चुका है और जिन किसानों के द्वारा बीज खरीदा गया है और उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है उसमें जो है निश्चित ही हम उसमें कार्रवाई करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। तो देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र के वसई से है, जहां सनकी प्रेमी ने दिनदहाड़े प्रेमिका की जान ले ली। वलियो पुलिस स्टेशन अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले गोराई पाड़ा में एक तरफा प्यार के चलते आशिक ने खुलेआम राह चलती युवती की लोहे के पाना से पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सुबह 9 से 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि हत्यारा युवती को खुलेआम पीटता रहा और वहां खड़े लोग उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। वहीं इस युवती का हत्यारा मौके से भागने के बजाय युवती के लाश के पास में ही बैठा रहा। ये पूरी घटना कैमरे में तो कैद हो गई, परंतु यह वीडियो हम आपको खुलकर नहीं दिखा सकते। वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रोहित यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने रौंदा है। हादसे में मोहम्मद आरिफ की मौके पर ही मौत हुई है। नई सड़क पर रहने वाला था मृतक मोहम्मद आरिफ। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 24 घंटे के बाद भी आरोपी का सुराग नहीं लगा है। पुलिस पर आरोपी को बचाने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, जाजमऊ थाना क्षेत्र में बीती रात हुई इस घटना कानपुर में तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने रौंदा। हादसे में मोहम्मद आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई। तो सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने रौंदा है। तेज रफ्तार का कहर दिखा है। 24 घंटे होने के बाद भी अभी तक आरोपी का अता पता नहीं लगा पाई है पुलिस। सीसीटीवी में घटना भी कैद हुई है जिसका वीडियो सामने आया है, लेकिन अभी पुलिस इस आरोपी की शिनाख्त नहीं कर पाई है। तो जाजमऊ का ये मामला है, कानपुर स्थित जाजमऊ का ये पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। अगली खबर है जहां 25 जून से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय। परिसर में पहले दिन शिक्षकों का आना जरूरी है। 25 से 27 जून तक विद्यालय की होगी साफ सफाई। 28 जून को विद्यालय आने वाले बच्चों का स्वागत होगा। वहीं बच्चों का टीका लगाकर किया जाएगा स्वागत। 29 जून तक सुबह 7:30 से 10 बजे होंगे संचालित स्कूल। 1 जुलाई से सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे विद्यालय। 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान पुनः संचालित होंगे। अगली खबर ललितपुर से, जहां महिलाओं पर गिरी है आकाशीय बिजली। 4 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। भांजे की अंत्येष्टि में शामिल होने आई थी ये महिलाएं। जखौरा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी हैं। सभी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, भांजे की अंत्येष्टि में शामिल होने आई थी ये महिलाएं। जखौरा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। अगली खबर है जहां एयरपोर्ट पर महिला यात्री का हंगामा देखने को मिला। विमान के अंदर भी जमकर हंगामा काटा है। महिला ने सुरक्षाकर्मी के हाथ में काटा। केबिन क्रू मेंबर्स से भी बदसलूकी की। महिला तन्वी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजधानी से मुंबई जा रही थी ये महिला। तो महिला ने सुरक्षाकर्मी के हाथ में भी काटा है। केबिन क्रू मेंबर्स से भी बदसलूकी
महिला के द्वारा की गई। महिला तन्वी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो राजधानी से मुंबई जा रही थी महिला। एयरपोर्ट पर महिला यात्री का हंगामा देखने को मिला है। लखनऊ से यह खबर। विमान के अंदर भी जमकर हंगामा काटा है युवती ने। अगली अहम खबर एटा से, जहां कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा है। आपको बता दें 5 दिन पूर्व की थी गला दबाकर मां की हत्या। 2 साथियों के साथ मिलकर मां को दफनाया। सौतेले भाई की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। सकरौली थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा है। 5 दिन पूर्व की थी गला दबाकर मां की हत्या। 2 साथियों के साथ मिलकर मां को दफनाया। तो एटा से अहम खबर, कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा है। 5 दिन पूर्व की थी गला दबाकर मां की हत्या। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संभल से अगली खबर है, जहां एसपी कुलदीप सिंह की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें 39 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर किया है। गुन्नौर थाना प्रभारी संजीव बालियान का भी नाम इसमें शामिल है। एसपी की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई एसपी के द्वारा की गई है। गुन्नौर थाना प्रभारी संजीव बालियान को भी निलंबित किया गया है। एसपी की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। 39 पुलिसकर्मियों पर एक साथ कार्रवाई की है। एसपी कुलदीप सिंह की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें 39 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर किया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अमरोहा से अगली खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कार ने बाइक सवारों को रौंदा है। दंपति को कार ने टक्कर मारी है। सड़क हादसे में पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हुई है। थाना सैद के गांव गलसुआ के रहने वाले हैं दंपति। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर का यह पूरा मामला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये ससुराल हो गया आने के लिए। सुबह में आगमपुर के धोरे गाड़ी पीछे से आ रही थी, स्कॉर्पियो, उसकी टक्कर लगने के बाद फिर घायल हो गए। फिर ले गए रहरे को। रहरे से रेफर लिख दिया मुरादाबाद के लिए, मेरठ के लिए। मेरठ में ज़्यादा था, रास्ते में दम तोड़ दिया। अब कहाँ लेके गए बॉडी को? बॉडी को अमरोहा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए रुक रही है अगली अहम खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां आसांद्रा थाना क्षेत्र के अवस्थिनपुरवा गांव निवासी 14 वर्षीय राजित रामपुत्र अजीत कुमार घर से रिक्शा ठेलिया लेकर मेथा की टंकी पर जा रहा था। तभी रास्ते में उस पर 11,000 विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे विद्युत करंट की चपेट में आया बालक बुरी तरह से झुलस गया और उसकी कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद बहराइच की सर्विलांस और एसओजी टीम की कड़ी मेहनत के बाद 112 खोए हुए मोबाइल वापस पाने के बाद फोन करके मोबाइल मालिकों को लौटाया गया। उनके फोन को लौटाया गया। अपने मोबाइल पाकर मोबाइल के जो मालिकों के हैं चेहरे, वो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और उन सभी ने पुलिस और एसओजी टीम को धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक बिंद्रा शुक्ला ने बताया कि ये सभी मोबाइल लगभग 7 से 8 महीने के बीच खोए हुए थे।
शिकायतों के आधार पर एसओजी टीम ने सर्विलांस द्वारा खोज निकाले हैं, जिनको आज उनके मालिकों को लौटा दिया गया है। आपको बता दें कि एसओजी प्रभारी अनुज कुमार त्रिपाठी के अगुवाई में ये कार्रवाई सामने आई है, जिसमें मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए गए हैं। 112 खोए हुए मोबाइलों को पुलिस ने और एसओजी टीम ने बरामद किए हैं। एसओजी प्रभारी अनुज कुमार त्रिपाठी के कुशल निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है। फोन्स वापस किए जा रहे हैं। जो लोगों के खो जाने की या चोरी हो जाने की रिपोर्ट्स पिछले 7-8 महीने में पुलिस विभाग को प्राप्त हुई थी, उस पर सर्विलेंस और एसओजी टीम्स द्वारा बेहतर कार्य करते हुए 112 फोन्स बरामद किए हैं, जो आज उनके जो मालिक थे उन सभी को वापस किए जा रहे हैं। कितने मोबाइल फोन बरामद हुए? क्या बताएं ये कैसे गायब हुए उनके पास? कुछ लोग देते हैं कि खो गए, रिपोर्ट्स इस तरह की कुछ कहते हैं कि किसी स्थान से चोरी हो गए, तो हम उनको निरंतर अपने रडार पे रखते हैं। उनके IMEIs रन होते रहते हैं, जब भी कहीं वो फोन्स ऑन होते हैं तो उनको ट्रेस करके रिकवर कर लिया जाए। तो बहराइच के एसओजी और स्वाट टीम प्रभारी अनुज कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में ये मोबाइल बरामद किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सिवनी से है, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें, छपारा विकासखंड के लुड़गी गांव में 3 घंटे तक राज्यपाल मंगू भाई पटेल रुके। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों से मुलाकात की। उसके बाद ही लुंगड़ी में योजनाओं की जानकारी जनपद पंचायत के सीईओ से ली और जनता से रूबरू होकर चर्चा करते हुए उन्हें पीएम आवास और योजनाओं का किस तरीके से लाभ मिल रहा है, इस पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जनपद में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से उसे किया जाए और जो भी काम हो रहे हैं उसमें अच्छा मटेरियल, सीमेंट आदि का इस्तेमाल किया जाए, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद वह ग्राम खटकर पहुंचे, जहां उन्होंने सिकल सेल एनीमिया हेल्थ कैंप का निरीक्षण किया और उन्होंने सिकल सेल के संबंध में चर्चा की। इसके साथ ही खटगढ़ गांव में सरकारी स्कूल में उन्होंने एक स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी किया। नहीं, आप देखो कोई भी बना रहा है ऐसा खुद नहीं बनाते हैं, मेरे को सब मालूम है नीचे से ऊपर। इसलिए कोई ना कोई छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर गांव वाला है, वो बनाता है, खुद तो नहीं बनता, जानता नहीं है खुद, मगर जो कारपेंटर है और जो कड़िया काम जानता है वो बनाएगा, मगर मटेरियल अच्छा वो यूज करे। और जो पूरा जो लंबाई चौड़ाई जो है वो पूरा है और सीमेंट पूरी डाले, वो आपको ध्यान में रखने का अधिकारी को। ऐसे तो पैसा जमा हो जाता है पंचायत में, बाद में काम जैसा होगा तो वैसे वो सरपंच के साइन से वो मिलेगा, मगर कोई भी कर्मचारी उसमें हो नहीं। अब बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर शहर में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ। भीषण गर्मी से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। कल्याणपुर में लोगों का कहना है कि कल्याणपुर के आवास विकास क्षेत्र में 4 किलोमीटर तक एक भी प्याऊ नहीं है, जिसके कारण राहगीरों को भीषण गर्मी में प्यासा रहना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए कल्याणपुर के समाजसेवी इस भीषण गर्मी में हर मंगलवार को शरबत वितरण करते हैं। ऐसी भीषण गर्मी की हीट वेव से बचाव के लिए राहगीरों को कानपुर शहर में जगह जगह समाजसेवियों द्वारा ठंडा पानी व शरबत वितरण किया जाता है। हीट वेव से बचाव के लिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया। भीषण गर्मी में हीट वेव से बचाव के लिए लोग धूप में चेहरा ढककर साथ ही पानी की बोतल लेकर ही घर से निकलें और बाहर की खाने की चीजों से बचें। इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा हीट वेव का असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और हीट वेव के केस सामने आ रहे हैं। आज भीषण गर्मी से पारा लगभग 46 को क्रॉस कर चुका है और देखिए सड़कें खाली हैं, कोई भी सड़कों पर नहीं निकल रहा है और रिक्शा चालकों को भी दिखाएं तो इनके रिक्शे खाली है, कोई सवारी नहीं बैठी है। ऐसे में मसवानपुर चौराहे से लेकर चुंगी एरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी प्रकार के पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकारी नलों की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ सामाजिक लोगों ने शरबत वितरण का काम रखा है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं और शरबत वितरण में भाग ले रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीलू द्विवेदी है। शरबत वितरण का कार्यक्रम किया है, कैसा लग रहा है? हम लोग हर मंगल को ये कर रहे हैं। यहाँ बरमदे चौराहे से चुंगी तक कोई भी नल नहीं लगा है, ना विधायिका जी इस चीज़ को ध्यान दे रही हैं। छोटे छोटे बच्चे आने जाने वाले आदमी परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, तो हम लोग हर मंगल को शरबत बांटने का अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, ना किसी की सहयोग है इससे।
ये अपने अपने सेवा है, पानी बांटने का हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए लगातार पानी पिलाने का लोगों को काम कर रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी में पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बचा सकती है। तो ऐसे में धूप में जो लोग जरूरी काम से निकलते हैं उनको धूप से, गर्मी से, हीट वेव से बचाव मिल सके, इससे लिए सामाजिक संगठन के लोग शरबत वितरण का काम कर रहे हैं। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज़ इंडिया। बचाव इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जब से नौतपा ग्रह शुरू हुआ था 21 मई से सबसे ज़्यादा धूप हीट वेव शुरू हुई है। उससे बचाव के लिए जब भी आदमी घर से बाहर निकले सर को ढक के रखे, अपने साथ पानी लेकर चले, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS पाउडर बीच बीच में पीता रहे, और बीच में चलने, ये पैदल चल रहा कुछ है तो कुछ देर छांव में रुक करके आराम कर ले। ये न लगे कि नहीं ज़बरदस्ती कोई धूप में काम नहीं करना चाहिए, धूप में निकलना नहीं चाहिए। और जब ज़रूरत पड़े घर से कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है तभी निकले, और निकले तो बीच में पानी ज़रूर पिए, छांव में आराम करे, तभी कार्य करें। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां भीषण गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं जिले के मुख्यालय उरई में नगर पालिका द्वारा लगाए गए वाटर कूलर और प्याऊ की व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से गर्मी का तापमान अधिक बढ़ने के कारण लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा शहर भर में लगाए गए तकरीबन 1 दर्जन वाटर कूलर, जिसमें तकरीबन आधे से ज्यादा प्याऊ खराब पड़े हुए हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने नगर पालिका से मांग की है कि ये वाटर कूलर ठीक कराए जाए ताकि लोगों को गर्मी से पानी के द्वारा राहत मिल सके। शिकायतें भी निकली थी कि कुछ जगह टूटी चोरी हो गई है, खोल ले गए हैं, कुछ जल निगम की सप्लाई यहाँ पे तो हो नहीं पा रही बाधित है, और हमारे फ्रीजर लगवाए गए थे वो भी खराब हैं पेयजल के लिए। हमने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया है कि जल्दी पेयजल समस्या को ठीक करें, और नोटिस भी जारी कर दिया है। जितने भी फ्रीजर खराब हैं, जो मरम्मत हो सकते हैं वो मरम्मत कराया जाएगा, नहीं तो यूँ तो गर्मी के मौसम में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन बात कर रहे हैं जालौन की, जहाँ पर नगर पालिका द्वारा तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा वाटर कूलर चौराहों पर रखे गए हैं, लेकिन उनके हालात ये हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा वाटर कूलर खराब पड़े हैं। टूटा खराब पड़े वाटर कूलरों के हालात ये हो गए कि लोगों को एक बूंद पानी पीने को तरस रहे हैं। लोग आने जाने वाले राहगीरों को पानी की बूंद नहीं मिल पा रही है। ऐसी हालात में जहाँ गर्मी का तापमान 44 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर मापा जा रहा है, इसको लेकर लोगों में भारी परेशानी और आक्रोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि वाटर कूलर जो लगाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पानी की कमी और या लाइट की कमी देखी जाती है, और कहीं वाटर कूलर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी सप्लाई नहीं हो रही है, इसमें भारी परेशानी देखी जा रही है। अगर बात करी जाए तो सरकारी तौर पर जिस तरीके से ट्रे लगाकर लोगों को पानी पिलाने की जो प्रक्रिया नगर पालिका ने शुरू करी थी, वो भी उनकी फेल नजर आ रही है। देखना ये होगा ऐसी हालत में लोगों को किस तरीके से गर्मी से राहत मिलती है, कैसे उनको पानी मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ऐसी हालत में नगर पालिका को चाहिए कि वाटर कूलर को नहीं कराया जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी सरपंच के न्यूज़ जालौन। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर को खत्म करने के उनके द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद बलिया की ट्रैफिक पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। यहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लगातार वाहनों के शीशों से ब्लैक फिल्म उतरवाई जा रही है। वहीं वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे होने या हूटर लगे होने पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस अब तक कई वाहनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुकी है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के बीच डर का माहौल बन गया है। इस विषय पर ट्रैफिक टीएसआई ने के न्यूज़ रिपोर्टर से खास बातचीत की और विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों शुक्रवार को फैसला लिया था कि जो वीआईपी कल्चर है इसको दूर करने के लिए, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो अनावश्यक रूप से लोग जाति सूचक गाड़ी पे हूटर लगाते हैं, लोग जाति सूचक नाम लिखवाते हैं, और रह गई बात कि काला जो फिल्म है वो लगा के चलते हैं और बिना जनप्रतिनिधि द्वारा हूटर लगाकर अनावश्यक रूप से चलते हैं। तो इसी तरफ से मैं देख रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस इतना मुस्तैदी से
टाइट है और ट्रैफिक पुलिस हमेशा अभियान चला रही है। आइए हम जानते हैं ट्रैफिक टीएसआई साहब से कि कैसा ये अभियान और कब तक ये अभियान चल रहा है। ये कैसा अभियान चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के व हमारे यातायात के एडीजी महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया, एडिशनल एसपी साहब बलिया के निर्देशन में ये चेकिंग अभियान प्रतिदिन चलता है, जिसमें हुडर, काली फिल्म, लाल नीली बत्ती अवैध रूप से व पुलिस कलर, इस सब का प्रतिदिन जो है अभियान चला करके चेक किया जाता है। ये अभियान कब से कब तक? ये अभियान 11/6 से लेकर के 25/6/24 तक लगातार चलेगा और प्रतिदिन इसको चेकिंग करके और शाम को रिपोर्ट जाती रहती है। जी, आपने देखा कि टीएसआई सर ने बताया कि 11 तारीख से 25 तारीख तक ये अभियान चलता रहेगा। बलिया से कृष्णकांत पांडे की रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली खबर की। झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र में नगरिया कुआं के पास राघवेंद्र नाम का व्यक्ति घायल अवस्था में देखा गया। राघवेंद्र ने आरोप लगाया कि उसके ऊपर 4 लोगों ने फायर किया है, जिसकी वजह से उसका पैर काफी घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आसपास के लोगों से बातचीत की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तब सामने आया कि राघवेंद्र के आरोप सही नहीं है। राघवेंद्र किसी को फंसाने का प्रयास कर रहा है। बावजूद इसके मामले की जांच की जा रही है, जिससे सच सामने आ सके। कल थाना क्षेत्र कोतवाली के नगरिया कुआं एरिया में राघवेंद्र ने ये सूचना दी कि उनको कुछ जो इन्होंने नाम बताए, कुल 4 लोगों ने इनको गोली मार के भाग गए हैं। इस पे मौके पर तत्काल थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँची। जो घायल था उनको एडमिट कराया गया है और वहाँ पे जो सीसीटीवी आदि थे और अगल बगल के लोगों से पूछताछ की गई। जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो इनकी चोटें हैं वो और डॉक्टरों के बयान आदि से जो अभी तक का जो साक्ष्य संकलन किया गया है, उससे ये प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि जो इनके प्रतिवादी हैं, इनको फंसाने की नीयत से इनके द्वारा स्वयं ही ये घटना बनाई गई है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि तहरीर इनके द्वारा दी जाती तो उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संपूर्ण साक्ष्य संकलन करके जो भी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया। संबोधन में जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई जनहित की योजनाओं का जिक्र कर उनकी तारीफ भी की गई और किसानों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद आज मैं पहली बार बनारस आया हूं। काशी की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम प्रेम ने मुझे देश का प्रधान सेवक बनने का अवसर फिर दिया है। आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है,
जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मान निधि है, उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। आज काशी के लोकप्रिय सांसद। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर में लगातार गर्मी का सिलसिला जारी है। पिछले कई दिनों से तापमान लगभग 45 डिग्री के पार बना हुआ है, जिसके चलते आम जनमानस तो क्या पशु पक्षियों का भी जीना दुश्वार हो गया। आपको बता दें कि कानपुर के नानाराव पार्क में हजारों की संख्या में चमगादड़ पाए जाते हैं, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से पिछले कई दिनों से चमगादड़ों के मरने का सिलसिला जारी है। कूड़े के घर में सैकड़ों की संख्या में मरे हुए चमगादड़ पाए गए हैं। वहीं जिन वृक्षों पर चमगादड़ रहते हैं, उन वृक्षों के नीचे कुछ देर में चमगादड़ तड़प तड़प कर नीचे गिर रहे हैं। शहर में गर्मी का कहर लगातार जारी है, जहां एक तरफ इंसान और बेजुबान बेसुध हो चुके हैं इस गर्मी में, वहीं इस गर्मी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर भी कर दिया है। ऐसे में कानपुर शहर का जो नजारा है वो बदल गया है। वहीं अगर बेजुबान जानवरों और परिंदों की बातचीत करी जाए तो उनके ऊपर भी मौत का साया लगातार मंडरा रहा है। कानपुर शहर के नानाराव पार्क में
पेड़ में सैकड़ों की तादाद पर चमगादड़ निवास करते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में चमगादड़ों ने अपनी जान गंवा दी है। जान गंवाने के बाद ये पूरा मामला प्रशासन की संज्ञान में आया तो प्रशासन द्वारा इस पर जांच बैठाल दी गई है, जबकि यह कहा जा रहा है हीट स्ट्रोक के कारण चमगादड़ों की मौत हुई है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम खबर के। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी से पीएम किसान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें पूरे भारत के 9.26 करोड़ से अधिक के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दिया गया है। इसी क्रम में सीएम धामी ने नैनीताल राज्य अतिथि गृह सभागार से पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत किसान सम्मेलन और 17वीं किस्त के हस्तांतरण अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। 17वीं किस्त में राज्य के 7,71,567 किसानों को, आपको बता दें, 8,30,414 किस्तों में रुपए मिले हैं। आपको बता दें ये राशि हस्तांतरित हुई है। इस दौरान कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग ने माया नेगी पुत्री मोती सिंह नेगी गांव गिनती विकासखंड कोटाबाग को 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रोन कृषि कार्य हेतु प्रदान किया गया, जिसका कुल मूल्य 10 लाख एवं अनुदान 7.5 लाख डीबीटी के माध्यम से कृषक भुगतान किया गया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर लिया जाए। साथ ही मानसून सीजन में जहां आवश्यक हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जाए। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं बताना चाहूँगा कि मानसून सीजन हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आराघर बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक मार्ग लंबाई 1.80 किलोमीटर, लागत 36 करोड़ 15 लाख एवं घंटाघर किशनगढ़ चौक मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर, लागत 38 करोड़ 79 लाख के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं तथा राज्य योजनाओं, जिला योजनाओं में 316 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले कई रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ नकद में चालान भी काटे और भविष्य में अतिक्रमण न करने के निर्देश भी जारी किए। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी के नेतृत्व में चंद्रशेखर चौक नगर निगम के सामने, सिंचाई विभाग कार्यशाला के पास और कलियर अड्डे पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी देहरादून का देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ रहा तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। सोमवार को जून का सबसे गर्म दिन यहां दर्ज किया गया। दिन का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री रहा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू चलने का रेड अलर्ट भी जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सूर्य की बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजाना मौसम एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भट्ठी की आग में तप रहे हैं और सोमवार को उत्तराखंड के 17 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इनमें मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र, श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी शामिल हैं। वहीं हरिद्वार में पहली बार नगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए 19 तारीख को तो जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो जनपद है, पर्वतीय जनपद है, वहाँ पर भी कुछ स्थानों पे, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी कहीं कहीं मिलने की संभावना, तो कह सकते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड प्लेसेस में जो है मिल सकता है 19-20 तारीख को लाइट और मॉडरेट रेनफॉल का। तो इसमें देखेंगे इस दौरान जो खास करके 19-20 में देखेंगे कि जो है तीव्र बौछार मिलने की भी संभावना है, जिसमें जो थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग के साथ जो इंटेंस रेन स्पेल भी कहीं कहीं मिल सकते हैं। बड़ी राहत मिली, 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। को लेके आए, काफ़ी अच्छा वाटर पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छी। उनके सिर में सर इतनी बुरी हालत हो रखी है पानी की कि ज़रूरत से ज़्यादा जैसे कभी नहीं हुआ है। टैंकरों से सप्लाई हो रही है और वो भी कहीं जहाँ टैंक करने पड़े वहाँ लोग तरस करेंगे। वो योजनाएं जो है कागजों में बनती हैं, कागजों में धराशायी हो जाती हैं, उनका कोई सुनाई नहीं होता। कागजों में सारे काम हो जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है सर। तो अभी हालात क्या क्या हैं यमकेश्वर में? हालात पानी के लिए तो लोग तरस रहे सर, जानवर भी मर रहे प्यास से। क्या करें, जहाँ टैंक करें टैंकरों की सप्लाई हो रही है, जहाँ टैंक नहीं वहाँ से दूर दूर तक रोड़ते हैं, नाले से पानी ला रहे हैं, वो भी नाले भी सूख गए। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली पानी की भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। दरअसल इस भीषण गर्मी से राहत के लिए बिजली और पानी की भारी डिमांड बढ़ गई है और इस मांग को पूरा कर पानी जल संस्थान और ऊर्जा निगम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और इस बीच प्रदेश भर के जंगलों में भीषण आग की घटनाओं ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई है। बैठक में वनाग्नि से निपटने और बिजली पानी के संकट को दूर करने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्वतीय प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूखते जल स्रोत बचाने के लिए सरकार प्रदेश में जल संरक्षण बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में बिजली पानी के संकट के साथ वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़ गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। उसमें वो पूरे प्रदेश के लोगों को
उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा। भीषण गर्मी राजधानी देहरादून और पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ रही है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और जिस तरीके से जो है अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है, उससे भी पर्यावरण का गंभीर नुकसान हो रहा है। जंगल धू धू करके जल रहे हैं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पर्यावरण का नुकसान होता है तो होता रहे, सरकार इस परिपाटी पे चल रही है। और पेयजल किल्लत का तो ये हाल है, राजधानी देहरादून के आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, 2-2, 3-3 दिन से, हफ्ते भर से जो है पानी नहीं आ रहा। मैं कांग्रेस मुख्यालय में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी 2 दिन से जो है पानी नहीं आ रहा है। जल संस्थान में बात कर रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि जो है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आखिर ये स्थितियां क्यों आ रही है, आप बताएं ना। सब बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं, अंधाधुंध बोरिंग हो रही है, कोई उसमें लगाम लगाने वाला नहीं, कोई परमिशन नहीं है, तो वाटर लेवल गिरेगा, पेयजल की किल्लत होगी। कुल मिलाकर हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बेतहाशा बढ़ते तापमान ने हर किसी को परेशान कर रखा है। इस भीषण गर्मी की वजह से एक ओर जहां पहाड़ों में जंगल धधक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में लगातार सूखते जल स्रोतों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य सरकार जल संरक्षण बोर्ड के गठन की तैयारियों में लग गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं तैयार की। सवाल ये भी कि जल संरक्षण बोर्ड बनाने से सूखते जल स्रोतों को बचाया जा सकता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।